स्नेहा, तुम सुहाग रात के मामले में अनुभवी हो। अपन तो इस मामले में बिल्कुल अनाड़ी हैं। कहते हुए दीपक नशे में झूमता हुआ पलंग पर औंधे मुंह गिर पड़ा। स्नेहा ने दिल में लगने वाले इस तीर को सहते हुए दीपक को सहारा देकर सीधा किया और फिर गुमसुम सी बैठ गई। थोड़ी देर में दीपक गहरी नींद में सो गया था, लेकिन स्नेहा की आंखों में नींद कोसों दूर थी। वह अभी भी विधाता के खेल को नहीं समझ पा रही थी कि उसने स्नेहा के साथ इंसाफ किया था या नाइंसाफी की थी। चांद जैसे जैसे आसमान पर चढ़ता जा रहा था, स्नेहा का दिल के जख्म का नासूर सा बनता जा रहा था। पुरानी यादें चलचित्र की तरह आंखों के सामने घूमने लगी। नीरज, मैं अब तो थक गई हूँ, चलो वापस होटल चलते हैं, स्नेहा ने हाँफते हुए कहा था। तब नीरज ने शरारत से उसे गोद में उठा लिया था और कहा था, स्नेहा अभी तो हमारी जिंदगी की शुरुआत है, इसमें ही थक गई तो इतनी लंबी जिंदगी कैसे काटोगी। स्नेहा ने फिर बच्चों की तरह मचलते हुए कहा था, नीरज तुम भी थक जाओगे, बस बहुत हो गया, कल फिर आएंगे, अभी तो होटल वापस चलो। नीरज ने स्नेहा का सिर अपने कंधे पर रखकर सहारा दिया और दोनों गुमसुम से होटल लौटने लगे। थोड़ी दूर चलने पर स्नेहा ने फिर कहा, नीरज मैं खुद को दुनिया की सबसे भाग्यशाली पत्नी मानती हूँ जो तुम्हारे जैसा पति मुझे मिला, इतना प्यार करने वाले। मम्मी पापा, बंगला, पैसा, तुम्हारा इतना बड़ा कारोबार, क्या ये सब कुछ मुझे सहज ही नहीं मिल गया तुमसे शादी करके? और मैं क्या कम किस्मत वाला हूँ जो तुम्हारे जैसी सुंदर सुशील पढ़ी लिखी लड़की मुझे मुफ्त में मिल गई। दोनों के हंसने की सम्मिलित आवाज़ घाटी में दूर तक फैल गई थी। अपने कमरे में आकर नीरज ने हीटर जला दिया और इंटरकॉम पर खाने का ऑर्डर देकर फ्रेश होने बाथरूम में चला गया। स्नेहा फिर खिड़की के पास आकर मसूरी की अंधेरी गहरी खाइयों को देख रही थी। यदि खुदा ना खास्ता वह इन खाइयों में गिर गई तब उसे कौन बचाएगा। ये तो इतनी गहरी और घनी है कि वह नीरज नीरज चिल्लाएगी तब भी वह आवाज़ ऊपर तक नहीं आएगी और तब वह नीरज की याद में घुट घुट कर मर जाएगी। यह सोचते हुए उसका बदन पसीने से तरबतर हो गया। तभी नीरज ने उसे पीछे से अपनी बाहों में जकड़ लिया था। फिर एकदम से अलग होते हुए बोला, अरे स्नेहा, तुम तो पसीने से तरबतर हो रही हो, माथा भी गर्म हो रहा है, तबीयत तो ठीक है ना? कहते हुए नीरज डॉक्टर का पता लेने कमरे के बाहर जाने लगा। तब स्नेहा ने उसे रोकते हुए कहा, नीरज तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मैं तो यहाँ की गहरी खाइयों को देखकर डर गई थी। तब नीरज ने हंसते हुए कहा था, स्नेहा अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, डर की बात मन से निकाल दो और फिर मैं रहूँ या ना रहूँ तुम हमेशा हंसती मुस्कुराती रहो, यही मेरी तमन्ना है। अब माहौल थोड़ा हल्का हो गया था। वेटर खाना लगा गया था। खाना खाकर नीरज टीवी देखने लगा और स्नेहा अपने सास ससुर से फ़ोन पर बात करने लगी थी। हनीमून के 15 दिन कैसे गुजर गए मालूम ही नहीं हुआ। दोनों वापस दिल्ली आ गए थे और नीरज फिर अपने कारोबार में लग गया। दोनों ने अपनी आपसी सहमति से 5 साल तक घर में कोई मेहमान नहीं लाने की योजना बनाई थी। एक दो बार जब स्नेहा की सास ने इस बारे में बात की तब स्नेहा की कुटिल हंसी से समझ गई कि अब उनका पुराना जमाना नहीं रहा कि इधर शादी हुई और उधर बच्चों की लाइन लगनी शुरू हो गई और यदि बच्चे नहीं हुए तो बहू पर लांछन लगाने शुरू हो गए। चांद अब उतार पर आ गया था, लेकिन स्नेहा की पथराई सी निगाहें बंद कमरे की दरवाजों पर कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही थी। जीवन कितना क्षण भंगुर है, इसका एहसास उसे तब हुआ जब लंदन से वापस आने वाली फ्लाइट के क्रैश हो जाने से नीरज उससे बिछड़ गया था। तब कुछ जैसे नीरज के साथ चला गया। बड़ा घर, सुविधा, आराम की सब चीज़ें स्नेहा को काटने दौड़ती थी। एक दिन नीरज के पिता देवेंद्र ने स्नेहा से कहा, बेटा ये जिंदगी बहुत लंबी है, तुम्हें मैं आंसू बहते देखता हूँ तो मेरा कलेजा मुंह को आ जाता है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी करके हम तुम्हारे जीवन को फिर से खुशियों से भर दें। लेकिन स्नेहा की स्थिति को स्वीकारने के लिए दिल से तैयार नहीं थी। वह चाहती थी कि नीरज की याद के सहारे पूरी जिंदगी काट दे।
एक दिन सुबह सुबह स्नेहा अपने ससुर के लिए चाय लेकर जा रही थी कि कमरे से आती आवाज़ पर उसके पांव दरवाजे के बाहर थम गए। कंपनी के वकील कह रहे थे, खन्ना साहब, कानूनी तौर पर आपकी पुत्रवधू इस कारोबार और संपत्ति की हकदार है। यदि आप चाहते हैं कि आपके लड़के के नहीं रहने पर स्नेहा कानूनी तौर पर संपत्ति और कारोबार की हकदार नहीं रहे, तो स्नेहा की शादी कर दें। इस पर खन्ना साहब बोले, वकील साहब, मैं भी यही चाहता हूँ कि स्नेहा की शादी कर दूँ। इससे समाज में मेरा नाम भी हो जाएगा कि मैंने अपनी पुत्रवधू को पुत्री के सामान समझते हुए उसका घर बिना किन्हीं पूर्वाग्रहों से बसाया। फिर दोनों की जोर से हंसने की आवाज़ बाहर आई। खन्ना साहब अब रोज स्नेहा को अतीत की याद दिलाकर भविष्य सुधारने के लिए उस्काते रहते। इधर स्नेहा की सास सब कुछ समझते हुए भी स्नेहा को ताने देते हुए कहती, अरे 3 साल में एक बच्चे को भी इस घर में नहीं लाई, उसी के सहारे ये बुढ़ापा हंसते खेलते गुजर जाता। कैसी मनहूस लड़की से मैंने नीरज की शादी की थी। नीरज के जाने के साथ ही नीरज के माता पिता का व्यवहार स्नेहा के प्रति बेगाना सा हो गया था। और फिर कंपनी के वकील के साथ खन्ना साहब की बात में स्नेहा डर गई थी। स्नेहा ने एक दिन अपने मायके जाकर वहीं रहने का अनुरोध अपने सास ससुर से किया, लेकिन वह उसके लिए तैयार नहीं हुई। आखिर सब तरफ से मैं हार कर स्नेहा ने खन्ना साहब को अपनी दूसरी शादी की सहमति दे दी और एक शादी समारोह में स्नेहा की शादी दीपक के साथ हो गई। सुबह की लाली आसमान पर छाने लगी थी। स्नेहा की पूरी रात जागते हुए बीती। दीपक ने करवट बदलते हुए फिर कहा, स्नेहा, तुमने तो पूरी रात ही बेकार कर दी। अरे थोड़ी देर के लिए मुझे नीरज ही समझ लेती, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। कहते हुए स्नेहा कमरे से बाहर निकल गई। स्नेहा अभी किचन में जाकर चाय के लिए पानी गैस पर चढ़ाया ही था कि उसे दीपक की माँ की आवाज़ सुनाई दी, अरे उस घर में भले ही तू कुछ भी करती हो, उससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन इस घर में तुझे नहा धोकर ही किचन में आना होगा। बिना किसी प्रतिवाद के स्नेहा ने उनकी बात मान ली थी। दीपक तैयार होकर ऑफिस चला गया। दोपहर को उसकी कुछ सहेलियां मिलने आईं। उनमें से तुली ने स्नेहा से कहा, स्नेहा कुछ भी कर, तू है किस्मत वाली। पहले नीरज था और अब दीपक। सच में हम तो एक से ही बंधे हैं। स्नेहा ने महसूस किया कि वह जहाँ से गुजरती है लोगों की अजीब सी निगाहों का सामना करना पड़ता है। उसे एहसास होने लगा कि पुनर्विवाह एक दो धारी तलवार की तरह है। लोग इसका एक पहलू देखते हैं, लेकिन दूसरा पहलू जिसे नारी भुगतती है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। अतीत, वर्तमान और भविष्य के चक्रव्यूह में नारी फंस जाती है। एक बार रात में दीपक अपने दोस्तों के साथ बैठा बात कर रहा था। उसके दोस्त कह रहे थे, दीपक, तूने नीरज की जूठन क्यों स्वीकार किया? अरे तुझे तो एक से एक लड़कियां मिल जाती। तब दीपक, जो नशे में हो चुका था, बोला, खन्ना ने इस शादी के लिए 5 लाख रुपए दिए हैं। इतनी बड़ी रकम के वजह से स्नेहा से शादी करना क्या बुरा है? और इसी के साथ सब हंसने लगे। अब तक स्नेहा सभी पहलुओं से परिचित हो चुकी थी। समय आपात गति से गुजर रहा था। स्नेहा जितनी सामान्य होने की कोशिश करती, रोज ही कोई न कोई ऐसी घटना घट जाती जिससे उसके हम को चोट पहुंचती थी। दीपक बात बात पर में उसका अतीत याद दिलाता और ताने देता रहता। स्नेहा सोचती कि क्या पुनर्विवाह करने वाली हर नारी को इस तरह की दोहरी मानसिकता में रहना पड़ता है। एक दिन जब दीपक सुबह उठा तब कमरे में उसे स्नेहा नहीं दिखी। बिस्तर पर एक चिट्ठी रखी थी जिसमें स्नेहा ने लिखा था, दीपक, शायद पुनर्विवाह नारी के लिए एक दुखद पहलू है। हो सकता है इसके पीछे सोच अच्छी रही हो। नारी को असहाय समझते हुए सहारा देने की अवधारणा इसके पीछे रही हो, लेकिन जब सहारा एहसान सा दिखने लगे और नारी मन को ओछी मानसिकता से चलते घर बाहर सब जगह दूसरे दर्जे का स्थान मिले, वह जिंदगी भर तानों के साथ। इससे अच्छा तो यह है कि रास्ते ही बदल जाए, मैं ही तुम्हारी ज़िंदगी से हट जाऊं। इसलिए मैं अपने मायके जा रही हूँ।
तुम अपनी खुशी के लिए सुविधा अनुसार तलाक के कागजात भेज देना, मैं दस्तखत कर दूंगी। स्नेहा चिट्ठी पढ़कर दीपक एक बार सोच ही नहीं पाया कि यह क्या हो गया। साथ ही उसे स्नेहा की अंत पीड़ा का भी एहसास हुआ, जिसे उसने समझा ही नहीं था। पुनर्विवाह पुरुष के लिए भले ही सहज होता हो, परंतु नारी के लिए उतना ही कष्टप्रद हो सकता है जब उसे उसका पति ही सही परिप्रेक्ष्य में ना ले। दीपक ने सोचा था कि उसने स्नेहा से शादी करके उसके ऊपर एहसान किया है, अब वह जिंदगी भर एहसान तले जीती रहेगी। लेकिन स्नेहा ने जल्दी ही वास्तविकता से उसे परिचित करा दिया था। दीपक संताप की आग में जल रहा था। अगले ही दिन वह स्नेहा के मायके गया। उसे लगा स्नेहा ने ये सब बातें घर में बता दी होगी, जिससे उसे स्नेहा के माता पिता और स्नेहा के कोप का भाजन बनना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हालात ने स्नेहा को इतना कठोर बना दिया था कि मानो उसे जहर का प्याला पीने की आदत हो गई थी। स्नेहा ने सहज ही दीपक से पूछा, अब क्या लेने आए हो? दीपक ने शर्म से सिर झुकाते हुए कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा दर्द समझने में मुझे थोड़ी देर लग गई, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि मैं तुम्हें जिंदगी भर नहीं छोड़ सकता। मुझे माफ़ कर दो स्नेहा, अतीत के दरवाजे आज से तुम्हारे लिए बंद हो गए। अब तुम और मैं केवल भविष्य की ओर बढ़ेंगे। पूर्व की तरह स्नेहा बिना कोई प्रतिवाद किए अपना सामान बांधने लगी, दीपक के साथ जाने के लिए, यह सोचते हुए कि शायद इसी तरह लोगों की सोच पुनर्विवाह के मामले में बदलेगी। दोस्तों, आप सबको यह स्टोरी कैसी लगी?